नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का ये सैम्पल पेपर है जो कि DOE द्वारा जारी किया गया है और जो आपके भी मिड टर्म के एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं उसकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी के बेस पर ये पूरा बनाया गया है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर का ये मॉडल है पूरा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे और ये पूरी उम्मीद है कि आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा उसमें इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि CBSE का जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था 10th और 12th का, तो 10th 12th के जो प्रैक्टिस पेपर थे उनसे भी क्वेश्चन जो के त्यों लिए गए थे, इसलिए इस दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आइए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है मेसोपोटामिया के हथियार मुख्य रूप से किससे बने हुए थे, यानी कि किस धातु से मेसोपोटामिया के हथियार बने हुए थे। तो देखिए जो मेसोपोटामिया के हथियार थे वो तांबा धातु से बने हुए थे। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है उरुक शहर की शहरी अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल किया गया तकनीकी मील का पत्थर था, यानी कि कौन सा ऐसा काम था जिसको जो है उसकी शहरी अर्थव्यवस्था के लिए तकनीकी मील का पत्थर माना गया। तो देखिए ये जो इसमें कुम्हार का जो पहिया था उसको उरक शहर की अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल किया गया तकनीकी मील का पत्थर माना गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में फला फूला शहर था। कौन सा शहर जो है 2000 ईसा पूर्व में फला फूला शहर था। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मारी जो शहर है वो मेसोपोटामिया की शाही राजधानी का फला फूला शहर था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा मेसोपोटामिया का शासक जो 2370 ईसा पूर्व में अक्कड़ का राजा बना था वह कौन था। 2370 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया का शासक जो है कौन में बना था, तो वो हमारा बना था सरगोन। ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5 है इन्ना डैश की देवी थी। इन्ना जो है वो किसकी देवी थी, तो जो इन्ना है वो प्यार और युद्ध की देवी थी, ठीक है। इन्ना जो है वो क्या थी, प्यार और युद्ध की देवी थी। ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 हमारा दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण में किया गया था, यानी कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो सबसे पुराने मंदिर थे उनका निर्माण कब किया गया था, तो उनका निर्माण किया गया था 5000 ईसा पूर्व। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा मेसोपोटामिया के शुरुआती शहर के लोगों द्वारा निर्मित मुख्य मंदिर निम्नलिखित थे, ठीक है। कौन कौन से मंदिर ऐसे थे जो शुरुआती शहर के लोगों द्वारा निर्मित किए गए थे। तो देखिए ये दिया हुआ है नात्रे, अनु, अनकी या फिर इनंत्रा। तो देखिए इसमें से जो हमारा एनकी है और इनंत्रा है ये हमारे जो है मुख्य मंदिर थे जो कि शुरुआती शहर के लोगों द्वारा निर्मित किए गए थे। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3rd और 4th। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता क्या नहीं है। मेसोपोटामिया की कौन सी इनमें से विशेषता नहीं है, तो देखिए पहला है इसमें नगरों का निर्माण पूर्व नियोजित रणनीति के अनुसार किया गया था। नगरों का निर्माण पूर्व नियोजित रणनीति के अनुसार किया गया था, ये हमारा क्या है, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो ये क्या है, मेसोपोटामिया की विशेषता नहीं है। दूसरा है निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, ये भी मेसोपोटामिया की विशेषता नहीं है। अधिकांश घर एक मंजिला के थे जिनमें एक आंगन था, ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों जो है मेसोपोटामिया की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है मेसोपोटामिया लिपि की विशेषताएं थी। कौन कौन सी मेसोपोटामिया लिपि की विशेषताएं थी, तो देखिए पहला है यह मिट्टी की पट्टी पर लिखा गया था, बिल्कुल सही है कि ये मिट्टी की पट्टी पर जो है लिखा गया था। आगे है ये बाएं से दाएं लिखा गया था, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही विशेषताएं हमारी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 पे निम्नलिखित भाषा को पहचाने। यह हिब्रू और अरबी परिवार या भाषाओं के समूह की भाषा थी। यह भाषा अशोक के स्तंभों पर देखी जा सकती है। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सी भाषा थी, फारसी, अरबी, अरामाइक या फिर तुरानी। तो देखिए ये भाषा थी हमारी कौन सी, अरामाइक। ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा मठवाद के मूल्य और उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी। कब बढ़ रही थी ये आपसे पूछा गया है, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में या फिर 16वीं सदी में। तो देखिए मठवाद के मूल्य और उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता जो थी वह हमारी बढ़ रही थी कब, 14वीं सदी में। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 12 है हमारा, एक गिल्ड श्रेणी किसका संघ था? एक गिल्ड श्रेणी जो है वो किसका संघ था? तो ये हमारा शिल्प और उद्योग का संघ था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, प्रचलित पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी जो फ्रांसीसी समाज से संबंधित थी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए इसमें आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला कि फ्यूडल सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई थी, और ये भी पूछा जा सकता है कि फ्यूडल सोसाइटी जो पुस्तक थी वो किससे संबंधित है। तो देखिए फ्यूडल सोसाइटी जो पुस्तक थी वो मार्क ब्लॉक के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, यूरोप में भूमि उपयोग में परिवर्तन 2 क्षेत्र से 3 क्षेत्र प्रणाली में स्विच के दौरान देखा गया। यानी कि कब ये परिवर्तन 2 क्षेत्र से 3 क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए ये हुआ था हमारा 11वीं सदी में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 है हमारा, लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को कहा जाता था? लॉर्ड द्वारा जो नाइट को भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था फिफ। ठीक है, क्या क्या कहा जाता था? फिफ। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 है हमारा, भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे और दान पर रहते थे, इन भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, इन भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के लोगों को उपदेश देते थे? तो इसे फ्रायर्स के नाम से जाना जाता था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने यह तर्क दिया कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं है बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के जीवन भी शामिल है। ये किसने कहा था? तो देखिए ये भी मार्क ब्लॉक के द्वारा ही कहा गया था। ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 है हमारा, कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? कैथेड्रल जो शहर है उसके निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए ये दिया जाता है धर्म की आड़ में व्यापार को बढ़ावा देने का अभियान। ठीक है, धर्म की आड़ में व्यापार को बढ़ावा देने का ये अभियान था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 से हमारा, नई कृषि प्रौद्योगिकी में शामिल था? क्या शामिल था नई कृषि प्रौद्योगिकी में? तो उसमें जो है भूमि का पुनर्ग्रहण ये भी शामिल था, भारी लोहे के टिप वाले हलों का उपयोग भी शामिल था, बैल का कंधा हार्नेस भी शामिल था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यह है सभी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 है हमारा, डैश ने कस्बों और गाँव में रहने वाले पादरियों के विपरीत अलग थलग रहने का विकल्प चुना? किसने जो है कस्बों और गाँव में रहने वाले पादरियों के विपरीत अलग थलग रहने का विकल्प चुना था? तो ये चुना गया था भिक्षुओं के द्वारा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 21 है, इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है और पहचानना है कि ये किसके बारे में है। ये वे सार्वजनिक क्षेत्र थे जहां प्रशिक्षित लोग जंगली जानवरों से लड़ते और अंत में उन्हें मार गिराते थे। उनके द्वारा विकसित उत्कर्ष बाहुबल और कौशल भी विशेष अवसरों पर यहाँ एकत्रित लोगों द्वारा देखा गया और इस प्रकार उन्होंने मनोरंजन किया। तो ये सभी बातें किसके लिए कही गई है? तो ये सभी बातें जो है वो कालीजियम के लिए कही गई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कालीजियम। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 है हमारा, 511 से 774 ईसा के बीच अरबों ने किसे नष्ट किया था? ये आपको बताना है कि अरबों ने किसे नष्ट किया था। स्पेन के विसिगोथ्स, इन्हें अरबों ने नष्ट किया था। गौल के फ्रैंक, इन्हें भी अरबों ने नष्ट किया था। इटली के लोम्बार्ड्स, इन्हें भी जो है अरबों ने नष्ट किया था। इसका मतलब तीनों ही हमारे सही है, तो ए ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 है हमारा, कॉन्स्टेंटाइन के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? उन्होंने सॉलिड सोने का सिक्का पेश किया जो रोमन साम्राज्य को ही ख़त्म कर दिया। क्या ये उनके बारे में सही है? ये जो है उनके बारे में गलत है। ठीक है, एक तो ये भी उनके बारे में हमारा गलत है। दूसरा है हमारा, उसके शासन में तेल प्रेस और कांच के चित्र व्यापक रूप से स्थापित किए गए, ये भी गलत है। उन्होंने गाँव में भारी उद्योगों को बढ़ावा देने में अधिक निवेश किया, ये भी गलत है। तो तीनों ही गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, किन नदियों ने उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाई? कौन सी नदियाँ थी जिन्होंने रोमन साम्राज्य की जो सीमाएँ थी उनको बढ़ा दिया था? तो देखिए वे हमारी नदियाँ थी राइन और डैन्यूब। ठीक है, राइन और डैन्यूब। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, रोम के प्रारंभिक साम्राज्य के पूर्व और पश्चिम में उच्च वर्गों में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? ये पूछा गया है आपसे। तो पूर्व के उच्च वर्ग ग्रीक बोलते थे और लिखते थे, पूर्व के लोग लैटिन में बोलते थे और लिखते थे। तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, आगे के ऑप्शन हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे प्रश्न नंबर 26 है हमारा, 3री शताब्दी के मध्य का स्पेनिश जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनर में ले जाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था?
तो स्पेनिश जैतून का तेल जिस कंटेनर में ले आया जाता था उसे एम्फोरा कहा जाता था। ऑप्शन दोनों ही हमारे सही है, मिसप्रिंटिंग है ये, एम्फोरा उसको कहा जाता था। आगे हमारा प्रश्न नंबर 27 है, सेंट ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीकी शहर के विपक्ष थे। ठीक है, तो ये पूछा है कि इससे संबंधित कौन था। तो देखिए इससे संबंधित है हमारा क्या, हिप्पो, सी हिप्पो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म मानने वाला सम्राट था। कौन सा राजा ऐसा था जिसने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म माना था। तो वो था हमारा कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 है हमारा, जूलियस सीजर का क्या हुआ। जूलियस सीजर जो थे उनका क्या हुआ था। तो वह ऑक्टेवियन की सेनाओं से पराजित हुआ था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो जूलियस था वो जो है ऑक्टेवियन की सेनाओं से पराजित हो गया था। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, डैश का एक कानून श्रमिकों को ब्रांडेड होने के लिए संदर्भित करता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके कि वे कब भागते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। कौन सा कानून है। तो देखिए वे हमारा कानून है 398। ठीक है, 398। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, 4 खलीफाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे आपको क्या क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। उमरी, अली, अबू बकरी और उस्मान। तो देखिए सबसे पहला जो खलीफा था वो इनमें से कौन था, वो था अबू बकरी। ठीक है, दूसरा कौन सा था, वो था उमरी। तीसरा कौन सा था, वो था उस्मान। और चौथा कौन सा था, वो था अली। तो क्रम में लगाएंगे तो हमारा क्या क्या बनेगा, क्रम में हमारा बनेगा 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 हमारा ये ऑप्शन है। तो बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से सबसे रूढ़िवादी इस्लामी कानून का डैश स्कूल था। कौन सा स्कूल था रूढ़िवादी इस्लामी कानून का, ये था हमारा मलिकिस। ठीक है, क्या था, मलिकिस था। आगे हमारा प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन इस्लामी जगत की साहित्यिक कृति नहीं है। इस्लामी जगत की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। तो देखिए अल कानून फिले तिब्बो है, शाहनामा भी है, कलीला व डिमना भी है, लेकिन किताबुल बुखारा जो है ये हमारी साहित्य इस्लामी जगत की साहित्यिक कृति नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 है, इसमें आपको एक पिक्चर दी गई है और उसको आपको पहचानना है। ठीक है, जो पिक्चर है वो ये है। तो इसमें आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये क्या है बताइए, पिक्चर को देख के तो पहचाना जा सकता है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन सी है, इसको काबा कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 है हमारा, इस्लामी इतिहास क्षेत्र में अर्ध ऐतिहासिक कार्य कौन सा था। ठीक है, जो अर्ध ऐतिहासिक कार्य है तो जीवनी जो है वो इस्लामी इतिहास क्षेत्र में अर्ध ऐतिहासिक कार्य था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 है हमारा, खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। कहाँ पर स्थानांतरित किया था खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी को। तो इन्होंने जो है दमिश्क में जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। आगे हमारा प्रश्न नंबर 37 है, महिला संत सूफी जिन्होंने अपनी कविताओं में ईश्वर के साथ एकजुट होकर ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का उपदेश दिया। कौन है वो महिला संत सूफी। तो वह है हमारी राबिया। ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, केंद्रीय इस्लामी भूमि में परिचालित तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था। केंद्रीय इस्लामी भूमि में जो तांबे के सिक्के प्रचलित थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था फुलूस। ठीक है, क्या क्या कहा जाता था, फुलूस। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 है, पहलवी थी। पहलवी इनमें से क्या थी आपको पहचानना है। प्राचीन रोम की भाषा गलत है, प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा बिल्कुल सही है। तो पहलवी जो थी वो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 है हमारा, बेअत अल कीमा था। बेअत अल कीमा जो है इनमें से क्या था। तो यह एक जो है पुस्तकालय सह विज्ञान संस्थान था। क्या था, पुस्तकालय सह विज्ञान संस्थान था। आगे हमारा निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। ठीक है, एक दूसरे से इनको मिलाना है कि कौन सा जो है किससे मिलेगा। तो देखिए पहला है हमारा एंगल्स और सेक्शन। तो एंगल्स और सेक्शन जो है वो किससे मिलेगा। तो देखिए वो हमारा मिलेगा एंगल्स और सेक्शन जो है वो क्या था, केंद्रीय की एक जनजाति यूरोप इंग्लैंड में बस गया था। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा फिक। ठीक है, फिफ जो है, फिफ किससे मिला था, ये नाइटिस से मिलेगा हमारा। ठीक है, गोल जो है वो किससे मिलेगा, फ्रांस से मिलेगा। और जो डी फ्यूड है हमारा ये किससे मिलेगा, जमीन का टुकड़ा से मिलेगा। तो इन सब मिलान के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सही बैठ रहा है। तो ए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 है हमारा, बुबोनिक प्लेग के रूप में तबाही के क्या परिणाम नहीं देखे गए। ठीक है, बुबोनिक प्लेग जो आया था उसकी तबाही का कौन सा इनमें से परिणाम नहीं था।
तो जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप श्रमिकों की भारी कमी हो गई, ये जो है इसका परिणाम नहीं था, यानी कि इसके कारण से ये चीज़ नहीं हुई थी। आगे हमारा प्रश्न नंबर 43 है, जो कि हमारा कथन और कारण वाला है। तो इसमें कथन है, यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया को खाते में महत्वपूर्ण मानते थे। बिल्कुल सही बात है। पुराने नियम में इसके बारे में संदर्भ है जो शिमिर का उल्लेख करते हैं, जिसका अर्थ है सुमेर। तो दोनों ही कथन हमारे सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 पर। 44 से हमारा ग्रेगोरियन ईसाई वर्षों की तुलना में हिजरी की गणना का सूत्र क्या है। जो हिजरी की गणना की जाती थी उसका सूत्र आपको पहचानना है। तो देखिए उसका जो सूत्र था वो हमारा क्या था, ये हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा उसका सही सूत्र था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है सूत्र, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसे याद कर लेना है। एक दो बार जब आप इसे अपने आप से लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अब्द अल मलिक के सिक्के की विशेषता नहीं है। अब्द अल मलिक के जो सिक्के थे उनमें से पूछा है कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। उन्होंने अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया और इस्लामी सिक्का प्रसारित किया। बिल्कुल सही है ये। इसे चांदी में दिनार और सोने में दिरहम कहा जाता था। ये हमारा गलत है कि इसे चांदी में दिनार और सोने में दिरहम कहा जाता था। आगे हमारा निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। 4 चीज़ें आपको दी गई है, इसको आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें सीनेटर। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा इसमें घुड़सवार। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा इसमें आदरणीय लोग। चौथे नंबर पे, ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आएगा, इसमें गुलाम आएगा। तो देखिए इस हिसाब से पहला जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा सीनेटर है, फिर तीसरा घुड़सवार है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसके हिसाब से बिल्कुल सही बनेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 है हमारा। 47 में आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, तो ठीक है, और इस गद्यांश के आधार पर जो है आपसे नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका आपको उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, मेसोपोटामिया के समाज में किस प्रकार के परिवार आम थे। किस प्रकार के परिवार आम थे, तो देखिए मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श परिवार माना जाता था। मतलब यही जो है वहाँ पे यही जो है वहाँ पे इसको जो है आदर्श माना जाता था। लेकिन जो वहाँ पे आम परिवार थे वो कौन से थे, वो थे हमारे संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिलीज। आगे हमारा 48वां है, परिवार का मुखिया कौन था। तो परिवार का मुखिया इनमें कौन होता था, जो पिता है वो परिवार का मुखिया होता। नेक्स्ट है हमारा इसमें एकल परिवार का क्या अर्थ है। एकल परिवार का क्या अर्थ होता है, में एक आदमी, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। इसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची शामिल नहीं होते, केवल एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को शामिल किया जाता है। दिनार क्या था, ठीक है, दिनार का बताना है आपको। दिनार जो है वो क्या था, तो दिनार जो है वो एक चांदी का सिक्का था। ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, विवाह के समय किसका आदान प्रदान हुआ। तो विवाह के समय जो है उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। घर और गाय बैल का वारिस कौन करता था, यानी कि घर और गाय बैल के जो वारिस थे वो कौन होते थे, वो होता था बड़ा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको और एक गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश के आधार पर ही आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि इस पर आधारित है। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए हर कोई पुजारी बन सकता है, गलत है। महिलाएं पुजारी नहीं बन सकती, ये हमारा बिल्कुल सही है कि महिलाएं जो है वो पुजारी नहीं बन सकती थी। आगे हमारा प्रश्न नंबर 54 है, धार्मिक कुलीन किसे माना जाता था। तो धार्मिक कुलीन जो है वो किसे माना जाता था, बिशप को जो है धार्मिक कुलीन माना जाता था। आगे हमारा प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन बिशप के बारे में सही नहीं है। अब पूछा है बिशप के बारे में कौन सा नहीं है, वे साधारण घरों में रहते थे। ये क्या है हमारा गलत है, ये हमारा सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा है, इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 56 है, चर्च को दशमांश के रूप में उपज का कितना हिस्सा दिया गया था। ठीक है, दशमांश के रूप में कितना हिस्सा दिया गया था। तो देखिए दशमांश का रूप होता है 1/10, तो 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसके लिए अमीर लोग पैराग्राफ के अनुसार पैसे दान करते थे। पैराग्राफ के अनुसार पैसे जो लोग दान करते थे किसके लिए किया करते थे, वो करते थे अपने कल्याण के लिए। दिए गए अंश के अनुसार मध्यकालीन यूरोप की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, यानी कि जो आपको गद्यांश दिया गया है उसके आधार पर पूछा है कि वहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो वो थी हमारी क्या, रूढ़िवादी थी, यानी कि पहले के जो रिवाज थे वही हमारे चलते हुए आ रहे थे। तो देखिए ये पूरा जो प्रैक्टिस पेपर है ये हमने एंड किया है।
ये हमने एंड किया है। और आगे हम इसी तरह से जो अन सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर है उनको भी करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।